स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 2 मई और आज ही के दिन यानी हर वर्ष 2 मई के दिन हम सभी वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं। ये विश्व अस्थमा दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? अस्थमा होने के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या ये ठीक हो सकता है और अगर नहीं ठीक हो सकता तो क्या इसका उपचार है, हम क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं जिसको जानने के बाद हम अस्थमा पर कंट्रोल कर सकते हैं और अस्थमा के बारे में हम जागरूक हो सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए आज हमने विशेषज्ञ के रूप में अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय को, जो कि छाती रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जोहार जी। हमारा ये कार्यक्रम जो है सर, स्वस्थ भारत, हमारी कोशिश होती है कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी हम लोगों को दें, लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक करें। और चूँकि आज वर्ल्ड अस्थमा डे भी है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 2 मई का दिन हमने क्यों चुना विश्व अस्थमा दिवस मनाने के लिए और इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये आकलन किया है कि स्प्रिंग सीजन के साथ पोलन का रिलेशन होता है और कहीं ना कहीं ये अस्थमा के अटैक्स को बढ़ाते हैं और ये चीज़ हमेशा अप्रैल मई महीना में ही विश्व भर अराउंड द ग्लोब होती है। तो इसके लिए उन्होंने मई महीने का निर्णय लिया और मई महीने के फर्स्ट वीक में एक दिन को मनाया जाता है, जो इस बार 2 मई का डेट पड़ा है। जी। मतलब हर वर्ष अप्रैल के पहले वीक में हम लोग इसको मई के फर्स्ट वीक में मनाते हैं और इस बार 2 मई को मना रहे हैं। तो ये जो हम लोग इसको जो मनाते हैं सर, इसके पीछे हर बार कोई ना कोई थीम होता है। किसी ना किसी थीम के साथ हम इस दिवस को आगे बढ़ाते हैं और इस पर काम किया जाता है। तो इस वर्ष भी कोई खास थीम रखी गई है? कोई भी स्वास्थ्य दिवस मनाने का कारण होता है कि डॉक्टर, चिकित्सक, नर्सेस के अलावा भी साधारण लोगों में भी इसकी अवेयरनेस पहुंचे ताकि इस बीमारी को हम लोग हमारे हैबिट से बदल सकें। तो इस बार जो थीम रखा गया है, एस्थमा केयर फॉर ऑल, यानी दमा का इलाज संबंधी चिकित्सकीय सेवा सबके लिए उपलब्ध हो। बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा जो विषय है या थीम कहें, इसको लेकर इस साल हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। खुद हमें क्या करना चाहिए, सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है, ये सारी बातें हम अपने बातचीत के क्रम में दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत से लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि ये अस्थमा जो है ये क्या है और किन कारणों से ये हो जाता है। अंग्रेजी में जिसको अस्थमा बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलचाल के भाषा में दमा भी बोला जाता है। यह सांस के रास्ते में जो हमारे नाक से शुरू होती है, गला पार करके लंग्स यानी फेफड़े तक जाती है। इस रास्ते में होने वाले एलर्जिक रिएक्शन को अस्थमा बोलते हैं। अच्छा। कि जिन लोगों को एलर्जी की रिएक्शन सांस के रास्ते में होते हैं, इसके लक्षण होते हैं खांसी, लगातार खांसी, जो दिन या रात के समय बिगड़ता हो। अच्छा। मौसम में बिगड़ता हो। खांसी के अलावा सांस फूलना, कभी कभी छाती से सीटी बजने की आवाज सुनाई देना। अच्छा। छाती में जकड़न महसूस होना, तो ये होता है अस्थमा। ये प्रारंभिक लक्षण है। तो इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका जांच के लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन की जरूरत नहीं है। अच्छा। कोई बड़े शहर या राजधानी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये लक्षण अपने आप में ही एक साधारण MBBS डॉक्टर साहब या जो गांव में स्वास्थ्य सहिया नर्सेज होते हैं, ANMs होते हैं, वो भी इन लक्षणों से इस बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा।
मतलब अगर इसकी जांच की बात हो तो लक्षण देखकर ही जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, वो बता देते हैं कि ये दमा के लक्षण हैं। तो सर, जैसे ही आपने बताया कि एलर्जिक है, ये मौसम से भी हो सकता है या पॉलन ग्रेन से या बहुत सारी चीज़ों से एलर्जिक जो हैं उनको ये हो सकता है। तो इस मौसम में जब रखा गया है, ये हम लोग दिवस को भी मनाते हैं, तो इस समय बहुत सारे केसेस आते होंगे। तो इस समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए लोगों को? कोई भी एलर्जिक बीमारी कभी न कभी हेरेडिटरी होती है। अच्छा। यानी उनके पुरखों में, माताजी के साइड में, पिताजी के साइड में कोई ब्लड रिलेटिव को ऐसा बीमारी रहा होगा। तो अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री है और उनको ऐसे लक्षण होते हैं, तो ये मौसम बदलते ही उनको एक्स्ट्रा सावधान होने चाहिए। अगर लक्षण नहीं भी हो, एक चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए। अगर वो कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो कुछ अस्थमा के दवाई अपने साथ लेके जाना चाहिए, सुरक्षा के नज़र, कि अगर अचानक से लक्षण बढ़े, मानिए कोई किसी दुर्गम जगह गए हो, काम के लिए ही गए हो और वहाँ लक्षण बढ़े, ताकि तुरंत वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा सके। बिल्कुल। पता ये इन बातों को मतलब ध्यान में हमें देना होगा कि एक तो आपने बताया कि हेरिडिटरी, अनुवांशिक ना हो ये बीमारी, और अगर अनुवांशिक रूप से ये बीमारी चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो फिर ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। पहले से भी हम जांच करवा सकते हैं कि उस तरह के सिम्टम हमारे अंदर हैं कि नहीं, दमा होने के चांसेस है कि नहीं, या किस तरह की चीज़ों से हमें एलर्जी हो रही है, इसकी हम मतलब पता करके हमें रखना चाहिए ताकि उनसे हम अपना बचाव कर सकें। तो जिस तरह से ये अनुवांशिक है सर, तो क्या खांसने छींकने से कई बार जैसे होता है इन्फेक्शन फैलता है, संक्रमण होता है, तो क्या ये उस तरह की समस्या है? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जी। और मैं दूरदर्शन के सभी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अस्थमा या दमा फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। जी जी। यानी किसी अस्थमा के मरीज के खांसने छींकने से सामने वाले को अस्थमा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम में रखा है। यानी जिन बीमारियों का कोई कीटाणु से रिलेशन नहीं हो, जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैले, ये उन बीमारियों में आती है। तो अगर आपके विद्यालय में, आपके कार्यालय में, आपके कारखानों खदानों में कोई अस्थमा के मरीज है, तो आपको उनसे नहीं डरना है। जी जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई है सर, क्योंकि समाज में इस तरह की भ्रांतियाँ हो ही जाती हैं कि भाई फलां को खांसी है, ये है, और आजकल तो ऐसा समय है कि बहुत सारे समस्याओं में इस तरह के सिम्टम हैं, खांसी और ये, तो अगर पता चल जाए कि ये दमा के मरीज़ हैं तो फिर उनसे डरने की बात नहीं है, छुआछूत की कोई इस तरह की भावना नहीं रखनी है। तो जैसे आपने अभी भारत सरकार के कार्यक्रमों का जिक्र किया सर, तो जानना चाहेंगे हम कि एक तो खुद हमें क्या करना है, नहीं करना है, वो तो हम बात कर ही रहे हैं, सरकार की ओर से इसके नियंत्रण के लिए या इसके इलाज के लिए, जांच के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? सरकार की ओर से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसका पहला लक्ष्य होता है कि कितने नए मरीज को हम लोग सही समय पर डायग्नोस कर पा रहे हैं, यानी डायग्नोसिस पे जोर देना। जी। डायग्नोसिस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिटी बेस्ड वर्कर्स की ट्रेनिंग। यानी जो लोग गांव में मरीजों के घर तक जाते हैं, उन लोगों को हेल्थ एडुकेशन के माध्यम से अस्थमा के बारे में, अस्थमा के लक्षण के बारे में बताना, ताकि वो अपने रोजमर्रा जिन लोगों से मिलते हैं उनमें इस बीमारी को पकड़ सके। अगला होता है जांच से पुष्टि। एक साधारण सी सांस की मशीन होती है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री। इस मशीन को पॉपुलराइज करके इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे ऐसी मशीन को उपलब्ध कराना, ये पीपीपी मोड या एनजीओ पार्टनरशिप के द्वारा हो रही है, जिसमें कैंप्स लगते हैं जहां कोई राजधानी से ये पीएफटी मशीन कम्युनिटी में जाके वहां लोगों का टेस्टिंग की जाती है। डायग्नोसिस के बाद जहां इलाज की बात आई, तो क्योंकि यह एक कॉमन बीमारी है और ये बीमारी अनदेखा में जानलेवा हो सकती है, तो ताकि इसका दवा, इसका इलाज साधारण आदमी के बजट के बाहर कभी नहीं हो, तो प्राइस कंट्रोल ऑफ मेडिसिन।
अस्थमा के इलाज में जो मुख्य दवा इस्तेमाल होता है उसको इन्हेलर बोलते हैं। आज के डेट में हमारे हर सरकारी अस्पताल, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार संचालित हो, उसमें ये इन्हेलर उपलब्ध रहती है। और अगर किसी को खरीदना भी पड़े तो ये इन्हेलर एसेंशियल मेडिसिन प्राइस कंट्रोल में आता है कि इनकी प्राइस कीमत एक लेवल के ऊपर कभी नहीं जाए। तो ये कुछ कदम हमारे सरकार पिछले 2-3 साल से बहुत मजबूती से कर रहे हैं, जिसका फल एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये देख रहा हूँ कि 3-5 साल पहले जितने गंभीर अस्थमा के मरीज दूर देहात से आते थे, उनकी संख्या कम हुई है, उनकी गंभीरता कम हुई है, मॉर्टेलिटी दर कम हुई है। बिल्कुल। तो ये सरकार की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि लोग इन कार्यक्रमों को जानें और फिर इनका लाभ उठाएं, तभी सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जाते हैं उनमें सफलता मिलेगी और लोग भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो सर, बहुत दिनों से ये मान्यता चली आ रही है, जैसे दम्मा जो नाम है, लोग कहते थे या कहते हैं कि दम्मा जो है वो दम के साथ ही जाता है, तो क्या ये सही है? दम्मा का पूरा इलाज संभव होता है या नहीं होता है? जैसे जैसे समय बीत रहा है और साइंस में बढ़ोतरी हो रही है, हमने देखा है कि जो इलाज बीमारी पहले लाइलाज माना जाता था, अभी उसमें भी कुछ कुछ इलाजें आई हैं कि अगर मरीज को हम लोग समय में या लक्षण बढ़ने से पहले पकड़ सके, बिल्कुल, तो ये पूरी तरह इलाज भी हो सकता है। मतलब ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाली बात नहीं होगी। ये दवा के साथ कंट्रोल में आके कुछ मरीज को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वो वर्षों तक बिना दवा लिए भी स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, यानी जो बीमारी पहले इरिवर्सिबल मानी जाती थी, वो बीमारी भी अभी क्यूरेबल की श्रेणी में आ रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि क्यूरेबल की श्रेणी में आ रही है, बशर्ते कि सही समय पर लोग इसकी जांच करा लें, सही समय पर इलाज शुरू हो जाए, और जो इलाज शुरू होता है, जो दवाइयाँ दी जाती है, वो लोग कंटिन्यू करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा सर, आप देखते भी होंगे एज अ डॉक्टर की, थोड़ा सा दवा लिए, बिल्कुल ठीक हो गए और उसके बाद फिर छोड़ दिए दवा, फिर वापस परेशानी हो रही है, फिर आते हैं आपके पास में। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं मरीजों से निवेदन करूंगा कि आपके लक्षण में आराम होना बीमारी से आराम होना नहीं भी हो सकती है। जी। तो चिकित्सकीय सलाह के बगैर दवा नहीं छोड़िएगा। अगर दवा से 3 महीना कम से कम आप बिना लक्षण के नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो दवा का पावर को कम किया जाता है। यानी कोई दवा पहले दिन में 3 बार या 2 बार चल रही थी, उसको घटा के 1 बार किया जाता है। जी। कोई दवा पहले अधिक पावर में चल रही थी, उसको घटा के कम पावर में किया जाता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप दवा का पावर कम करके हटाया जाता है, तो आप एक समय दवा छोड़ के भी नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि कुछ दिन दवा लेके मुझे लक्षण नहीं है और आप एक बैग दवा छोड़ दिए, तो फिर आपको कुछ दिन बाद इस बीमारी के लक्षण बढ़ सकते हैं या अटैक आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने सर, आप ही की बात को मैं ले रही हूँ, आपने कहा था कि कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है, तो आखिर किस तरह की स्थिति आती है जो ये बिल्कुल जानलेवा हो जाती है? अचानक से मौसम बदलने के बाद या वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद, और तीसरा कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस से। अच्छा। इंसान को खांसी तेजी से बढ़ने लगती है जो रुकने का नाम नहीं लेता है। खांसी के साथ सांस फूलने लगता है और इंसान को लगता है कि उनके छाती के अंदर सांस अटक गया हो, कि बाहर का सांस अंदर नहीं जा रहा हो, अंदर से सांस बाहर नहीं जा रहा हो। जी। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण में जो इन्हेलर मरीज के पास हो, तुरंत इस इन्हेलर का प्रयोग करके उस मरीज को नियर बाय स्वास्थ्य केंद्र जो भी नियरेस्ट हो वहां पहुंचना चाहिए। एक नेबुलाइजर बोल के मशीन होती है जो बिजली से चलती है, काफी छोटी और काफी किफायती होती है। अस्थमा मरीजों को अपने घर में एक नेबुलाइजर हमेशा रखना चाहिए। कि इस तरह अटैक जैसा लगे तो पहले वो नेबुलाइजर का इस्तेमाल करे ताकि वो अटैक इमीडिएटली खत्म हो जाए, वो बढ़े नहीं।
जी जी जी। तो ये जो नेबुलाइज़र है वो डॉक्टर की सलाह से ही रखना चाहिए, और किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है ये भी लोगों को सीख कर रखनी चाहिए। इन्हेलर भी हमेशा रखना चाहिए पास में। इन्हेलर भी कई किस्म के होते हैं, तो इसमें भी कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है क्या? इन्हेलर एक तरह का दवा पहुंचाने का जरिया होता है, जैसे टैबलेट हुआ, सिरप हुआ, जिसको हम लोग खा के अंदर पहुंचाते हैं। जी। इन्हेलर में दवा धुआं के रूप में रहता है, जिसको हम लोग सांस में लेके अंदर पहुंचाते हैं। तो इससे कई तरह की बीमारियों का इलाज संभव है। आजकल कुछ कुछ सांस के एंटीबायोटिक भी इन्हेलर के द्वारा दिए जाते हैं। अच्छा। और अस्थमा के दवा भी इन्हेलर के द्वारा दिए जाते हैं। तो कौन सा इन्हेलर आपका है ये चिकित्सकीय सलाह के बिना नहीं ले, लेकिन हमेशा आप इन्हेलर आपके आसपास रहना चाहिए। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, इन्हेलर साथ लेकर जाए, स्कूल जाते हैं, इन्हेलर साथ लेके जाएं। जी। और कम्युनिटी लेवल पे जहाँ एकाधिक लोगों का जमावड़ा हो, वहाँ जो फर्स्ट एड किट या मेडिसिन बॉक्स बनता है, उसमें भी एक अस्थमा की इन्हेलर हमेशा रखी रहनी चाहिए, कि कोई अनजान व्यक्ति को भी अगर सांस का अटैक आया तो इन्हेलर देने से तुरंत हम लोग उस खतरा को टाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें पास में होनी ज़रूरी है। अगर कोई दमा के मरीज़ हैं और डॉक्टर ने सलाह दी है उनको कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो उनको ये सब चीज़ें पास में घर पर रहना या जहाँ भी जा रहे हैं साथ में कैरी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय पर जान जो है वो बचाई जा सके और तुरंत जांच के लिए ले जाया जा सके। तो सर, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। आजकल ऐसे भी दवाइयाँ आ गई हैं, इलाज आ गया है कि लोग मतलब अब बहुत दिनों तक इसके साथ रह सकते हैं अच्छे से। तो साथ साथ इलाज के साथ साथ और अपने व्यावहारिक जीवन में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज लोग कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, खान पान कैसा हो? अस्थमा एक पुरानी बीमारी है, ऐतिहासिक बीमारी है, और कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सभ्यता के ऐतिहासिक किताबों में भी इनका जिक्र और इनका निदान है। योग अभ्यास, सांस लेने की प्रक्रिया या प्राणायाम। अगर आप अस्थमा के मरीज हो तो कोई ना कोई योग अभ्यास, कोई ना कोई प्राणायाम अवश्य सीखें। रोज 10 से 15 मिनट इसको करने का कोशिश करें। आपके अटैक आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा, अस्थमा के मरीजों को हर तरह के धूम्रपान से बचना चाहिए, खुद ना करे, आपके आसपास किसी को करने ना दे। तीसरा, वायु प्रदूषण से बचना चाहिए। अगर आप शहर में काम करते हो तो ट्रैवल के दौरान मास्क का प्रयोग करें। अगर आपका घर के आसपास पोल्यूशन का खतरा हो, एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें। चौथा, अगर आप कृषि संबंधी काम करते हो तो कोशिश करिए कि वही खाद ले जो रेपुटेड क्वालिटी का हो, जिसमें मिलावट कम हो। नहीं तो खाद से भी जो धुआं आता है या सांस आता है, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा। ये कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ें करने से आप अपने व्यवहार में बदलाव लाने से फ़ायदा कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा, अस्थमा के साथ किसी खान पान का, आहार का रिश्ता अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो भय से, डर से कोई खाना का परहेज ना करे। अगर कोई खाना खा के आपको वाकई में एलर्जी होता हो, जैसे होठों के पास सूजन आना, गले में खुजली आना या शरीर में दाना निकलना, तो ही आप उस खाने का वर्जन कर सकते हैं, वरना डर के मारे ये खाना नहीं देना है ऐसा नहीं सोचें। बिल्कुल। और जो ठंडा पानी या गर्म पानी की बात करते हैं, वो तो एज अ कॉमन भी हम लोग बातचीत करते हैं कि अधिक गर्म या अधिक ठंडा पानी नहीं लेना है, अदरवाइज खांसी सर्दी होना, जुकाम होना तो स्वाभाविक है। रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा आप कुछ लीजिएगा तो स्वस्थ इंसान को भी परेशान करेगा। जी जी जी। तो खाने का सामान या पीने का सामान रूम टेम्परेचर के आसपास होने से आपको सांस का या खांसी की परेशानी नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। तो ये एक बार जो दमा के मरीज हो जाते हैं सर, तो क्या इम्यूनिटी पावर जो है अंदर की, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, उसके चलते क्या और भी तरह की समस्याएं हो सकती हैं? जिन लोगों को दमा के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, मौसम बदलने से जो वायरल परेशानियां या बैक्टीरियल परेशानियां होती हैं, उनको इनका खतरा ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में एडल्ट
वैक्सीनेशन का भी प्रावधान है। अच्छा। कि बच्चों में तो टीकाकरण सब जानते हैं, हाँ। लेकिन इन लोगों में एक उम्र के बाद भी कुछ कुछ वैक्सीन के प्रावधान है कि वो वैक्सीन लगाने से ये मौसम बदलने से होने वाली इन्फेक्शन से वो बच सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। स्वस्थ इंसान के तुलना में अस्थमैटिक मरीजों का 20 गुना ज़्यादा खतरा रहता है इस तरह के मौसम बदलते इन्फेक्शन का शिकार होने का। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर हमें बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये जो दमा की जो परेशानी होती है सर, जैसा आपने बताया आनुवांशिक है, तो क्या ये बचपन में भी दिखाई देती है? बचपन से भी किसी बच्चे को भी ये परेशानी हो सकती है क्या? प्रकृति के पास, प्रकृति से दूर, जिनका आनुवंशिक भी हो, अगर उनका निवास गांव में, पहाड़ में, जंगल हो बचपन से, तो उनको इनके लक्षण काफ़ी कम रहते हैं। अच्छा। जिनका निवास शहरी जगह में, प्रकृति से दूर हो, वायु प्रदूषण का प्रकोप ज़्यादा हो, उनको बचपन से लक्षण दिख सकते हैं। और कभी कभी शहर में ऐसे भी बच्चे को अस्थमा के लक्षण दिख रहे हैं जिनके आनुवंशिक नहीं भी होने से, लेकिन वायु प्रदूषण या प्रकृति से दूर रहने के कारण उनमें ऐसे लक्षण बन रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं ये सवाल अभी आपसे करने ही वाली थी सर कि अगर हेरिडिटरी नहीं है, आनुवांशिक तौर पर परिवार में नहीं है, तो भी क्या लोग दमा के शिकार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, और इसके लिए शुरुआत से ही बिल्कुल ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसी तो कोई अभी प्रणाली अभी आई है क्या जो गर्भस्थ शिशु में भी ये पता हो जाए कि इस तरह की समस्या आगे चलकर जीवन में हो सकती है? इस पे शोध चल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ मतलब फाइनल नहीं आया है कि गर्भवत शिशु की जांच होके इसको पकड़ सके, लेकिन ये शोध में है। और अगर ऐसा कुछ आता है तो शायद उसके बेसिस पे वे कुछ जीन थेरेपी पे भी काम करेंगे कि जिसको गर्भवत शिशु की जांच करके उसको उन्मूलन का भी कोशिश किया जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ठोस आया नहीं है। बिल्कुल। तो शरीर में सर जैसे जैसे ज़िंदगी जीते हैं हम लोग, उम्र बढ़ती है, उसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी आने लगती हैं, और आजकल तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये वो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो देखने में आती हैं। कुछ आम है, कुछ गंभीर हैं, कुछ हल्के हैं। तो क्या इस तरह के मरीज़ को अगर दमा हो जाता है तो फिर क्या ज़्यादा वो परेशानी का सबब होता है? कभी भी एक से बढ़कर दो बीमारी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अस्थमा के लोगों में सांस फूलने के कारण इनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ना या मोटापा के शिकार ये होते हैं, और ये मोटापा कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर और शुगर को जन्म देती है। अस्थमा के बीमारी में एक मेडिसिन कभी कभी लाइफ सेविंग तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसको स्टीरॉयड बोलते हैं। स्टीरॉयड के अधिक प्रयोग से भी मोटापा और शुगर की परेशानी होती है। तो अगर इन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर हो तो बाकी लोगों के तुलना में इनको दवा की संख्या भी ज़्यादा होती है, लक्षण या परेशानियां भी ज़्यादा होती है। उसी तरह अगर जिनको पहले से शुगर या ब्लड प्रेशर हो, उनमें अस्थमा जैसे लक्षण दिखे तो उनमें भी सिम्टम ज़्यादा होती है। जी जी जी। तो इसमें हर पहलू का गंभीरता से इलाज करना ज़्यादा जरूरी होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। और सर जैसे कोरोना काल जो हमने पार किया है, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियां आई कोरोना के समय में, और अभी वर्तमान में भी कुछ केसेस आ रहे हैं। तो कोरोना होने के बाद बहुत सारे परिवर्तन लोगों के शरीर में आए हैं। तो चूँकि आज हम दमा की बात कर रहे हैं, तो जो दमा के पेशेंट हैं या उस समय भी रहे होंगे, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं और क्या सावधानियाँ विशेष रूप से उनको करनी चाहिए? मैं दूरदर्शन के माध्यम से सबसे पहले तो उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें कोरोना से बचा सके। अगली बात, कोरोना के बाद अस्थमा में मरीजों में अटैक के खतरा बढ़ता है, तो अगर आपके घर में अस्थमा के मरीज हैं, एक नेबुलाइज़र मशीन हमेशा रखिए। एक पल्स ऑक्सीमीटर जो उंगली में लगा के ऑक्सीजन की मात्रा देख सके हमेशा रखिए। इन्हेलर का एक एक्स्ट्रा स्टॉक हमेशा रखिए, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि किसी काम में बिजी होके आप दवा ले नहीं सके और आपका दवा कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया हो। ये 3 कदम लीजिएगा तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकिएगा, आप में कोई हैंडीकैप या वर्क लिमिटेशन नहीं आएगी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है सर। समय अब समाप्त हो चला है, चलते चलते एक लाइन में सर आप आम लोगों के लिए कैसे हम स्वस्थ रहें और इस तरह की शारीरिक परेशानियों से दूर रहें, एक छोटा सा संदेश आपसे हम चाहेंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य के प्रति जानकार बनिए,
एक फैमिली फिजिशियन कि परिवार का डॉक्टर किसी एक जन को निर्णय करिए जिनके लिए आप अपने रोजमर्रा के इश्यूज को बिना हिचक डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोई भी गंभीर बीमारी के भी लक्षण छोटे में ही पकड़ा जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। तो केवल अस्थमा नहीं, बहुत तरह की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश सर आपके माध्यम से लोगों को मिला है। तो आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया है, बहुत ही बहुमूल्य जानकारियाँ आपने दी हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।